नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करते हैं कि कंट्रोल रूम या वॉशरूम के अंदर जो व्यक्ति बैठता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, किन किन गुणों की वजह से वो एक कंट्रोल रूम को हैंडल करने वाला व्यक्ति हो, जिन्हें की आग बुझाने एवं वहाँ के स्टाफ के साथ में किस प्रकार का व्यवहार बर्ताव करने वाला व्यक्ति हो, उनके बारे में अपन बात करते हैं किस प्रकार से वो कार्य करता है। पहला, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, उस गुण की बात करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है सामने वाला की भावना को समझना। देखो, यदि ऑपरेटर के पास में, फायर ऑपरेटर या कंट्रोल रूम का जो ऑपरेटर होता है उसके पास में यदि कोई कॉल आता है, या चाहे फायर कॉल हो चाहे स्पेशल कॉल हो, तो फायर कॉल हो चाहे स्पेशल कॉल हो, उसके अंतर्गत जो कंट्रोल रूम के बैठता है, सामने वाला व्यक्ति धीरे बोल रहा है, हड़कड़ा आ रहा है, तो उनकी भावनाओं को समझने के लिए वो परिपूर्ण होना चाहिए, उनकी भावना को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति जब आग लगेगी तो अपने को ही पता है ऑटोमेटिक वहाँ पर व्यक्ति क्या है, बोलने के लिए हकलाता शुरू हो जाएगा कि बोल नहीं पाएगा। उसमें क्या है कि वो ऑपरेटर के पास में इतने गुण होना चाहिए ताकि वो सामने वाले की बात को पकड़ सके कि इसकी भावना क्या है, किस भावना से ये बात कर रहा है, इनके मेन उद्देश्य क्या है। तो आग लगेगी तो कॉल करने वाला हड़बड़ाहट तो होगी, परंतु जो बात करने वाला होता है उनको हड़बड़ाहट कभी नहीं होनी चाहिए, वो सामने वाले की भावना को समझ सके, उनका यह गुण होना चाहिए। नंबर 2 है शुद्ध लिखने की क्षमता। क्या है, वो फायर कॉल्स के बारे में, उपकरणों के बारे में वो शुद्ध लिखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, साफ लिखने वाला, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्या है कोई भी नोट्स वगैरह वो हाथ से यदि टाइप करे तो क्या है सभी लोगों को समझ में आ जाए कि इनने वॉशरूम के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर जो बैठा है व्यक्ति उसने ये नोट्स लिखा है, इसका प्रत्युत्तर ये रहेगा। नहीं तो क्या है, उनकी लिखावट यदि शुद्ध नहीं होगी तो सामने वाले एवं उनके स्टाफ को भी पता नहीं पड़ेगा कि व्यक्ति क्या लिख रहा है। 3 पॉइंट, उदार वो नम्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए, सामने वाले की भावनाओं को उदार नम्रता व्यक्ति होनी चाहिए, वो सहन कर सके। उसके बाद में आता है स्थायी भाषा का ज्ञान। स्थानीय भाषा का जानकार होना चाहिए, जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठता है, जो व्यक्ति कंट्रोल रूम के अंदर बैठता है उस स्थानीय भाषा का जानकार होना चाहिए। हकला कर बोलने वाला नहीं चाहिए, हकला कर बोलने वाला व्यक्ति तो उनके अच्छे गुण नहीं होते हैं। हकला कर बोलने वाला वॉशरूम अथवा कंट्रोल रूम में विश्राम, आराम की व्यवस्था होनी चाहिए।
होनी चाहिए एवं ऐसा व्यक्ति नहीं हो ज़्यादातर स्टॉक की सुस्ती बर्ताव की मापदंड निर्मित होनी चाहिए कि लगातार उसके अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि आराम की व्यवस्था तो होनी चाहिए कंट्रोल रूम के अंदर, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति होता है, काम करने वाले व्यक्ति को निश्चित दौर में काम करने की 8-12 घंटे की क्षमता होनी चाहिए ताकि वो लंबे समय तक कार्य कर सके, कंट्रोल रूम को हैंडल कर सकते हैं। ये उनकी एक अच्छी विशेषता होनी चाहिए। कंट्रोल रूम या वॉशरूम में एक से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करें। जो कंट्रोल रूम होता है, इस प्रकार कंट्रोल रूम के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, वो प्रवेश कतई नहीं करने वाला होना चाहिए। जो कि एक साथ में सभी व्यक्ति जो स्टॉक आदमी होते हैं बसे हुए एक साथ प्रवेश नहीं करें। एक साथ में प्रवेश व्यक्ति लगातार नहीं करे। उसके बाद में आगे थोड़ा लिख लेते हैं। जो एक साथ में यदि व्यक्ति वहां पर पहुंच जाएंगे तो क्या है, कंट्रोल रूम में जितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है उतने ही एक समय में प्रवेश करें। प्रवेश दे, ठीक है। एक समय ऐसा नहीं है एक साथ सभी को अंदर घुसा दिया। नंबर 2, ऑपरेटर हमेशा यूनिफॉर्म में होना सही है। जो ऑपरेटर है वो हमेशा यूनिफॉर्म पहन के आए। स्टाफ के साथ सतत व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो। स्टाफ के साथ में सतत व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो। आग का संदेश मिलने पर आग का जो संदेश होता है उनको मिलने पर वो बिना किसी देरी किए आग की जब सूचना मिलती है तो वो बिना किसी देरी किए टर्नआउट है। जिस प्रकार से ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखो, अब अपन पूरा विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि कंट्रोल रूम वॉशरूम में बैठने वाले व्यक्ति के गुण। पहला गुण है किसी भी कॉल्स के आने पर सामने वाले की भावना को समझने वाला होना चाहिए। जब व्यक्ति क्या है कि कॉल्स वगैरह करता है या इमरजेंसी में कॉल्स करता है तो उसको समझने की भावना रखनी
होना चाहिए कि व्यक्ति क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। क्योंकि आग लग गई है तो उनका कॉल्स करेगा तो वो किस प्रकार हड़बड़ाहट से करेगा, ये अपने सबको मालूम है कि उनको भावना को समझ। नंबर 1, शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध भाषा एवं शुद्ध लिखावट का ज्ञान उनका बोलने की तमीज़ होनी चाहिए और शुद्ध लिखने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जो है ऑपरेटर के अंदर, जो कंट्रोल रूम के अंदर या वॉशरूम के अंदर व्यक्ति बैठ रहा है। तो उनके दोनों के साथ में यही दोनों की विशेषता होती है, चाहे कंट्रोल रूम हो चाहे वॉशरूम हो, तो उनके अंदर जो व्यक्ति बैठता है उनकी यही विशेषताएं होनी चाहिए। उसके बाद में उदार एवं नम्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कंट्रोल रूम के स्थायी भाषा का जानकार या स्थानीय भाषा का जानकार होना चाहिए। जिस एरिया लोकल एरिया चल रहा है, जैसे कि मानो कि बाड़मेर क्षेत्र के आसपास में जो बोली जाती है, भाषा बोली जाती है, उस भाषा का वो अच्छा जानकार होना चाहिए, ताकि क्या है जो सामने वाला कॉल्स करने वाला व्यक्ति है उन व्यक्ति की भावना को समझा जा सके। उसके बाद में लगातार बोलने वाला नहीं होना चाहिए, अकेला कर बोलने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि उनके बोलने की आवाज़ अटक रही है तो वैसा इस कंट्रोल रूम के अंदर नहीं होना चाहिए, वैसे गुण इसके अंदर बिठाना भी नहीं चाहिए जो कि बोल नहीं सकता है, सामने वाली कॉल्स का जवाब नहीं दे सकता है क्योंकि बोलने में उसको परेशानी हो रही है, तो वैसे प्रकार के व्यक्ति इसमें नहीं होने चाहिए। तो कंट्रोल रूम विश्राम आराम की व्यवस्था होनी चाहिए एवं एक अच्छे व्यक्ति विशेष परिस्थितियों के अंदर 24 घंटे काम करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, 24 आवर्स काम करने की एक क्षमता होनी चाहिए जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठने वाला व्यक्ति है, जो कंट्रोल रूम को ऑपरेटिंग करता है, उनकी यह मुख्य विशेषता होनी चाहिए। देखो कंट्रोल दूसरा, उसके बाद में आता है कंट्रोल रूम में वॉशरूम एक से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं करे। कंट्रोल रूम है या सही वॉशरूम है तो क्या करता है कि कंट्रोल रूम है, वॉशरूम है, वहाँ वॉशरूम के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं करे, एक से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ प्रवेश नहीं करें। स्टाफ को एक साथ प्रवेश देने वाला व्यक्ति नहीं, ऐसे ही नहीं कि वॉशरूम में आ जाओ सभी आ जाओ अपन बैठ के आराम से गप मारते हैं, वैसे व्यक्ति इसके अंदर नहीं होने चाहिए जिससे कि नुकसान से बचा जा सकता है। उसके बाद में आता है उसके कंट्रोल रूम में व्यक्ति की आवश्यकता होती है उतने ही व्यक्ति एक समय में जितनी आवश्यकता मानो कि 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है तो उनके समय 5 व्यक्तियों को ही उसके अंदर प्रवेश दे, उसमें शामिल करे, बैठने के लिए कहे, वैसा नहीं कि 50 व्यक्ति को एक साथ बुला ले। उसके बाद में ऑपरेटर हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसकी जो वर्दी है वर्दी के अंदर ही होना चाहिए, ऐसे नहीं आराम से कोई भी ड्रेस पहन के आए, तो उनकी हमेशा वर्दी और इसके साथ में एक ID कार्ड, ये विशेष ध्यान रखना, ID कार्ड भी होना चाहिए ताकि उनको पता हर व्यक्ति को कि ऑपरेटर फायर ऑपरेटर ये कंट्रोल रूम का ऑपरेटर है। तो स्टाफ के सतत व्यवहार करने वाला, स्टाफ के साथ में सही व्यवहार करने वाला, सतत व्यवहार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो कंट्रोल रूम के अंदर बैठता है, कंट्रोल रूम को हैंडल करता है। उसके बाद में आग का संदेश मिलने पर बिना किसी टर्न आउट, आग की यदि कोई भी सूचना मिल गई, चाहे फायर कॉल हो, चाहे फायर कॉल ऑब्लिक फायर कॉल हो या स्पेशल कॉल हो, चाहे फायर कॉल हो चाहे स्पेशल कॉल हो, तो उनकी हाथों याद आग की संदेश मिलने पर किसी भी प्रकार की टर्न आउट जैसे कि फायर कॉल और स्पेशल कॉल हो तो उनको क्या है हाथों हाथ गाड़ी को या उस स्कूटर जो आग बुझाने जा रहा है तो वो टीम या क्रू, टीम या चाहे टीम हो चाहे क्रू हो तो उनको बताने वाला होना चाहिए, क्रू को बता देता है ताकि क्या है कि आप उचित समय में अपना उचित निर्णय ले सको, उचित कार्य करवा सको। उसके बाद में आग या संदेश प्राप्त होने पर विवरण, उसके बाद में आगे लिखते हैं आग या संदेश प्राप्त होने पर विवरण। आग का संदेश प्राप्त होने पर
आग का संदेश प्राप्त होने पर विवरण। जब आग का यदि किस किस माध्यमों से आग के संदेश प्राप्त हो सकते हैं तो उनके संदेशों की अपन बात करते हैं किन किन की वजह से। नंबर 1 एवरेज टेलीफोन के द्वारा। नंबर 1 टेलीफोन के द्वारा कॉल आ सकता है। एक्सचेंज टेलीफोन के द्वारा कॉल आ सकता है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म के द्वारा। ऑटोमेटिक फायर अलार्म के द्वारा सूचना आ सकती। स्ट्रीट फायर अलार्म के द्वारा। स्ट्रीट फायर अलार्म के द्वारा सूचना। एक्सचेंज टेलीफोन के द्वारा, ऑटोमेटिक फायर अलार्म के द्वारा, स्ट्रीट अलार्म के द्वारा या पब्लिक टेलीफोन के द्वारा। पब्लिक के द्वारा, पुलिस के द्वारा, पुलिस टेलीफोन द्वारा, पुलिस टेलीफोन, पुलिस के टेलीफोन द्वारा और वायरलेस द्वारा। वायरलेस के द्वारा और रनिंग कॉल्स के द्वारा। अब देखो जो फायर कॉल्स होती है, आग का संदेश किन किन की वजह से पहुंचता है, आग जो सूचना मिलती है वो किन की वजह से वहाँ सूचना मिल सकती है, अपने को उनके बारे में जानकारी हो सकती है कि अपने को ये करना है। तो क्या है कि वहाँ पर मुख्य रूप से कॉल्स आ सकते हैं। कॉल्स किस प्रकार आ सकते हैं, उन कॉल्सों के माध्यम से ही अपने को पता चल सकता है कि वहाँ ये फायर हुए और यहाँ जल्दी पहुँचो। उनके अंदर प्राप्त करने वाले यह माध्यम है, इस माध्यमों के द्वारा फायर कॉल्स को प्राप्त किया जाता है। जो फायर कॉल्स हो या स्पेशल कॉल्स हो, दोनों को इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए उसके अंदर कौन कौन से हैं। नंबर 1 पहला एक्सटेंशंस टेलीफोन लाइंस के द्वारा, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर होता है फायर 101, ठीक है, 101। उसके बाद में ऑटोमेटिक फायर अलार्म के द्वारा, जो भी फायर कंट्रोल रूम के अंदर ऑटोमेटिक फायर अलार्म लगाया रहता है, उसके अलार्म के द्वारा सूचना पहुंच जाती है। स्ट्रीट फायर अलार्म के द्वारा यदि उस कंट्रोल, उसके बाद में पब्लिक टेलीफोन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कॉल करके भी सूचना दी जा सकती है। व्यक्ति के द्वारा कॉल की सूचना दी जा सकती है कि वहाँ पर ये फायर होगी, आप जल्द से जल्द पहुँचें एवं उनका निदान करें। तीसरा आता है टेलीफोन के द्वारा पुलिस टेलीफोन के द्वारा कि आप वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचे, उस टेलीफोन के द्वारा भी सूचना प्राप्त की जा सके। उसके बाद वायरलेस वॉकी टॉकी सेट द्वारा, वायरलेस के द्वारा आग के संदेशों को पहुँचाया जा सकता है। उसके बाद में रनिंग कॉल्स के द्वारा, रनिंग की जो कॉल हैं उसके द्वारा पहुँचा जा सकता है, उसके द्वारा वहाँ उपयोग किया जा सकता। तो इस प्रकार की कॉलें आती है। तो देखो इनकी वजह से फायर संदेशों को प्राप्त किया जा सकता है, कॉल्स को प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेस टेलीफोन के द्वारा, स्ट्रीट फायर लाइन, पब्लिक टेलीफोन के द्वारा, पुलिस टेलीफोन के वायरलेस के द्वारा। ये अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के इनको आप रीड कर लेना, याद कर लेना कि इस प्रकार से कॉल्स को आ सकते हैं। इन माध्यमों के द्वारा कॉल्स आपके पास में जो कंट्रोल रूम के अंदर व्यक्ति होता है या वाशरूम के अंदर व्यक्ति होता है, उनको प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त हो सकता है। अब देखिए कंट्रोल रूम एवं कंट्रोल रूम हो, चाहे वाशरूम को हो, उसके अंदर यदि कॉल्स आते हैं तो कॉल्स को अटेंड करने का तरीका क्या है, उसको क्या क्या पूछा जाता है। तो ये अपन बात करते हैं कि सामने वाला कॉल कर रहा है, जो फाइटिंग स्थल से कॉल कर रहा है, फाइटिंग लोकेशन से कॉल कर रहा है, उनको अपने को क्या क्या चीज़ें पूछनी है और क्या क्या जवाब उनको देना है। नंबर 1 उनके वाशरूम कंट्रोल नियंत्रण करने वाले इन प्रकार की सूचना प्राप्त करना।
या कंट्रोल रूम कहो साहेब, कंट्रोल रूम ऑब्लिक कंट्रोल रूम या सहे कंट्रोल रूम नियन अग्नि की सूचना प्राप्त करने के तरीके, किस तरीके से आग की सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। अपने को आग जब लगी है तो ये उनको पूछना चाहिए कि इनका कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो ये देखते हैं अपन, पहला इसके अंदर अपन नोट करते हैं सूचना प्राप्त का ठीक दिनांक व समय, ठीक समय व दिनांक, समय व दिनांक, उसकी ठीक समय व दिनांक की अपने को जानकारी होना चाहिए, जो अपन रजिस्टर के अंदर मेंटेन करते हैं। सबसे पहले उनको ये सूचना कि जहां आग लगी है उनका समय क्या है, मानो कि 15 मिनट हुए, 10 मिनट हुआ, 1:10 पे लगी है, 5:10 पे लगी है, 3:02 पे लगी है, तो ये जानकारी और समय एवं दिनांक, आज दिनांक तो अपने को पता ही रहती है, वो नोट करें, और समय उन व्यक्ति से पूछ लिया जाता है कितनी समय पहले आग लगी है। दूसरा होता है अग्नि स्थल का पता, अग्नि स्थल का पता, कहाँ अग्नि लगी है उस पते के बारे में पूछना चाहिए कि अपने को पता, लोकेशन, मानो कि राम सिंह का घर, राम सिंह की ढाणी, राम सिंह की ढाणी, तो अपने को ये पता होना चाहिए राम सिंह ढाणी के पास में आग लगी है, उसके अंदर आग लगी है। तीसरा पॉइंट पूछने, सूचना देने वाले का नाम, मतलब आपका नाम क्या है, सूचना देने वाले का नाम, जो व्यक्ति सूचना दे रहा है उनका नाम नोट कर लें, और आग का सही समय नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद में आता है गाड़ी भेजने का समय, गाड़ी भेजने का समय, अपने गाड़ी फायर स्टेशन के ऊपर कितने बजे अपन ने रवाना किए और कितने बजे वहाँ पहुँचे, ये अपने को जानकारी होना आवश्यक है कि इतने बजे गाड़ी पहुँच गई है, एवं अपन वहाँ पर फाइटिंग का कार्य शुरू करते हैं। टर्न आउट की घंटी बजाकर ऑपरेट करना, टर्न आउट की जो घंटी होती है उनको बजा के ऑपरेट करना होता है। और शिफ्ट अधिकारी को सूचना देना, शिफ्ट अधिकारी को सूचना देना, ये किसके काम है, तो शिफ्ट में जो अधिकारी है उनको सूचना देना। उसके बाद में भेजी गई गाड़ी का विवरण, भेजी गई गाड़ी का विवरण, गाड़ी का विवरण, कौन सी गाड़ी हमने भेजी है तो उनका विवरण अपने पास में होना चाहिए। एक निश्चित क्रम में व्यवस्था, एक निश्चित क्रम की अंदर व्यवस्था होती है। अन्य विभागों से भी अन्य विभागों को भी सूचना, अन्य विभागों को भी सूचना देनी चाहिए कि क्या क्या हुआ है। उच्च अधिकारियों को सूचना देनी, उच्च जो अपने से सीनियर है, उच्च अधिकारियों को
सूचना देना, उच्च अधिकारियों को सूचना देना। तो ये है अति आवश्यक। कंट्रोल रूम के अंदर जो व्यक्ति कार्य करता है तो उनको होना चाहिए। अब देखो कंट्रोल रूम, वॉशरूम के अंदर यदि अपने को सूचना प्राप्त करनी है, सूचना को इकट्ठा करना है, कंट्रोल रूम या वॉशरूम या अग्नि के अंदर पहला सबसे पहले है यदि सूचना प्राप्त का सही समय क्या है, सूचना किस समय प्राप्त हुई है, ये अपने को जानकारी होना चाहिए। और अपन जो नोटबुक है, अपना रजिस्टर है, उसके अंदर मेंटेन करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको करना जरूरी है। दूसरा होता है अग्नि स्थल का पता, फायर किस लोकेशन लगी है उसमें अपने को पता होना चाहिए, और अपन नोटबुक के अंदर के वहाँ पर, और गूगल मैप भी अपने पास में होना चाहिए जिससे कि अपन पता लगा सके सूचना देने वाले का व्यक्ति का। जैसे मानो कि व्यक्ति का नाम क्या है, कौन सा व्यक्ति दे रहा है, ऐसे कोई फर्जी मजाक भी कर लें तो अपने को ध्यान रखना चाहिए जो व्यक्ति उनकी सूचना एवं उनके द्वारा जो कांटेक्ट नंबर आए उनको भी रिकॉर्ड के अंदर, और वॉइस तो रिकॉर्ड होती है। उसके बाद में आग का सही समय, फिक्स एग्जैक्ट टाइम, किस समय आग लगी है और अपन ने किस समय गाड़ी को वहाँ से फायर स्टेशन से फायर रवाना किया है। उसके बाद में टर्न आउट की घंटी किस प्रकार से, जब दूसरे कर्मचारी होते हैं उनको किस समय अपन ने बुलाया है, शिफ्ट अधिकारियों को सूचना देना, अपने शिफ्ट का जो अधिकारी है उनको सूचना देना, और भेजी गई का विवरण, भेजी गई गाड़ी का विवरण, कौन सा टेंडर भेजा गया है, FT1 भेजा, FT2 भेजा, FT3, FT4, FT5, इस प्रकार से अपने को सूचना देनी चाहिए कौन सा टेंडर वहाँ पर भेजा गया है, आगजनी के ऊपर भेजा गया है। उसके बाद में आता है एक निश्चित क्रम में व्यवस्था। निश्चित क्रम की व्यवस्था से मतलब है कि वहाँ पर अपने को आगजनी बुझाने के लिए एक क्रम बाय स्टेप कार्य यदि अपन करते हैं तो आग को जल्दी बुझा सकते हैं। उसके बाद में आता अन्य विभागों को सूचना, जैसे कि पुलिस है, वहाँ पर कोई लफड़ा वगैरह हो जाता है तो क्या है, अन्य विभागों की थोड़ी बहुत सूचना होगी तो वो क्या है, अपना जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको जल्द से जल्द अग्नि स्थल तक पहुँचाए जा सकते हैं। उसके बाद में उच्च अधिकारियों को सूचना देना। ये सब आप नोट कर लेना। कंट्रोल रूम, वॉशरूम की सूचना प्राप्त करने के मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में अपन आगे वाला अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।